नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट्स को समझेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। आपका जो संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुआ था, जो फाउंडेशन था, जो नींव था हमारे देश के संविधान का, उसको हम लोग समझेंगे। आखिर ये संविधान बना कैसे? वह कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ हैं, जिसके माध्यम से आज ये संविधान हम सभी के सामने है। इन डिटेल उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जैसे आप लेक्चर में बढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि यह लेक्चर कितना फ्रूटफुल आप सभी जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, उसका फाउंडेशन है, यह समझना आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह वह एरिया है जो कि आप अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को अगर आप खोलते हैं तो वहां पर इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आपके इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है, और जब वह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत किया जाए, इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इसका है इनेक्टमेंट एंड की फीचर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट। जो हमारा संविधान है वह क्या है? फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट। अब ये फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखिए, संविधान इज जस्ट लाइक ए स्कैनर। ठीक है, यानी कि एक संविधान एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया है हमारे सामने, और उसी प्रिंसिपल के ही बेसिस पर कोई भी हमारे यहाँ लॉ बनेगा, या फिर कोई बाई लॉ बनेगा, या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा। कुछ भी, कोई भी ऐसा कानून हमारे देश में बनता है तो वह इस संविधान के प्रिंसिपल के विपरीत नहीं होगा, इसके खिलाफ नहीं होगा। जो संविधान में जो दायरा दिया गया है उसी के इर्द गिर्द ही उस नियम कानून को बनाना है। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे कि वह कौन कौन से राइट्स, वह कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके आधार पर हमारे देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो उसको उस चीज़ का पालन करना ही करना है, उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, with several defining characteristics and a detailed history of its creation। ठीक है, अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझिए। एडॉप्शन डेट, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। यह दो सवाल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है और डेट ऑफ आपका एडॉप्शन क्या है? तो सबसे पहले एडॉप्शन डेट क्या है, यानी कि किस दिन संविधान को हमने अपनाया, हमने संविधान को किस तारीख को अपनाया, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संविधान को जो हमने अपनाया वो है आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया हमारे संविधान को। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में भी इसे हम मनाते हैं। ठीक है, यह जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। किस तारीख को? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, यह जो हमारा 26 नवंबर 1949 है, इसको हम संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। तो ये हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन हो गया। ठीक है, अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी इस दिन से संविधान लागू हो गया। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? तो 26 नवंबर, क्या है आपका? 26 नवंबर 1949। ठीक है, डेट ऑफ आपका एडॉप्शन 26 नवंबर 1949।
और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट तो वह हो गया आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, यानी कि ठीक 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद हमने इस संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, अब इस संविधान को तैयार करने में कितना वक्त लगा, यह भी सवाल बनता है। मैंने कहा ना, ये सवाल हमने भी पेपर दिया हुआ है, तो एकदम से ये सवाल आता है ना, तो समझ में नहीं आता अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सीधे आप प्रियम्बल, उसके बाद फिर आर्टिकल 1 से शुरुआत आपका हो जाता है। लेकिन यह जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, इससे हम नहीं गो थ्रू होते हैं, इससे तो हमें निश्चित तौर पर दिक्कत आनी है। एपीओ में इंडियन पॉलिटी का भी आपका पार्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको कवर करना है इसको। तो कितना वक्त लगा, तो 2 साल। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 month एंड 18 days। 2 साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 years 11 months एंड 18 days। एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना वक्त लगा हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में, तैयार करने में। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर एकदम टू द पॉइंट, एकदम कंसाइज करके मैंने बनाया हुआ है। यह जो नोट्स आपके लिए ड्राफ्ट किया हुआ है ना लेक्चर का, बिल्कुल कंसाइज बनाया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट बनाया। कुछ बातों को एडिशनली मैंने ऐड कर दिया है, वह इसलिए ऐड कर दिया ताकि फिर इसके लिए आपको अलग से नोट्स की आवश्यकता न हो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। इसमें पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बता दिया है। तो यह सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने एड ऑन के तौर पर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी जो ओरिजिनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, उसमें 395 आर्टिकल थे। कितने थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, उसके बाद 22 पार्ट था, 22 पार्ट था। कितने पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो 22 पार्ट में था, यानी कि 22 चैप्टर थे इसमें। और क्या था, तो 8 शेड्यूल था। ठीक है, 8 शेड्यूल था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे, आर्टिकल मतलब क्या, जैसे आप सेक्शन देखते हैं ना, किसी भी लॉ में सेक्शन होता है, तो यहाँ पर सेक्शन नहीं कहते, यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल। ठीक है, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद, वही हो गया आपका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर वही बात करें, किसी लॉ में देखिएगा आप सेक्शन लिखा होता है, जैसे क्रिमिनल लॉ में देखिए आप सेक्शन लिखा होता है, तो सेक्शन को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे 395 आर्टिकल आपका हो गया टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 22 पार्ट यानी इतने चैप्टर हो गए, और 8 शेड्यूल में उसे बांटा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ड्राफ्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लॉन्गेस्ट समझिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात क्या हो गई कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में है। ठीक है, रिटन में है। ठीक है, तो पूरे विश्व में की बात की जाए तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इस बात को याद रखिए, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड, सबसे विस्तृत है ये। ठीक है ना, बहुत विस्तार से इसमें चीजों को शामिल किया गया है। यह क्या है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। क्यों है, क्योंकि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सीन एज फॉलोज। अब देखिए क्यों है ये, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें पार्ट को शामिल किया गया कि कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद पार्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना जो है, अभी आज की डेट में कितना पार्ट शामिल किया गया है, यह भी हम लोग समझेंगे। पार्ट क्या होता है आपका, पार्ट जो चैप्टर होता है ना, जो चैप्टर की बात है ना, चैप्टर वाइज, वही चैप्टर की बात है। तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो यह
चैप्टर हो गया, जैसे चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, किसी भी बुक को उठाइएगा तो उसमें चैप्टर दिया होता है, तो उसी को संविधान को क्या किया गया, उसको उसमें पार्ट का नाम दिया गया, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके। तो कहा गया है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। और इन पार्ट में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको जो सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है, यानी जैसे सेक्शन होता है ना किसी लॉ में, सेक्शन वन सेक्शन टू, वैसे वहां पर यह क्या है, इसको आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्या है, इसमें वेरियस पार्ट्स हैं, यानी अलग अलग चैप्टर हैं, और वो जो अलग अलग चैप्टर हैं वो डील करते हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज लीगल, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है, देश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको नियम कानून चाहिए, ठीक है। जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे देश भारत का, वह किस चीज पे आधारित है, उसके लिए कुछ तो नियम कानून होगा, तो यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इस संविधान में पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमारे यहाँ जो न्यायालय है, कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पंचायत है, लोकल जो गवर्नमेंट की बात होती है, वह सब कुछ, ठीक है। इवन जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं, यूपीएससी है, ठीक है, स्टेट पीएससी है, सब वो सब कुछ जिस पे ये पूरा देश का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है ना, वही इस संविधान में, ठीक है, इस लीगल डॉक्यूमेंट में वही बात को इसमें शामिल किया गया है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस। संविधान का उद्देश्य भी यही है, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं संविधान को। कोई भी नियम कानून कुछ भी बनता है, ठीक है, इवन कोई अगर वैकेंसी भी निकलती है, उसमें भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि वो संविधान का जो स्पिरिट है, ठीक है, उसके विपरीत है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज करते हैं रिट के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, उसके लिए एक चैप्टर बना होगा, चैप्टर के बाद उसको अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाएगा। तो चैप्टर यहाँ पर क्या हो गया, तो चैप्टर हो गया, इसी को पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट कहा जाता है, ठीक, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और जो आपका आप कहते हैं ना कि सेक्शन, तो ये वही सेक्शन हो गया, यहाँ पर संविधान में उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुआ, आर्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें अलग अलग एस्पेक्ट है, हर पार्ट में क्या है, तो देखिए कंट्रीज का लीगल लीगल जो मैटर है उनको कवर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क, सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है संविधान में। अब ओरिजिनली देखिए, ओरिजिनली अभी मैंने बताया था कि संविधान में कुल कितने पार्ट थे, तो 22 पार्ट थे, यानी 22 चैप्टर थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, एट प्रेजेंट तो 25 पार्ट्स हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं, तो 25 पार्ट हैं, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ, ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखा हुआ है ना। एज ऑफ नाउ देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मूल संविधान था उसमें कितने पार्ट थे, तो 22 पार्ट थे। कितने थे, 22 पार्ट थे। लेकिन एट प्रेजेंट जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई, हमारी आवश्यकता बढ़ी, तो यहाँ पर कुछ पार्ट को ऐड किया गया, 3 पार्ट को और ऐड किया, जो टोटल 25 पार्ट आपका हो गया। कितना हो गया, तो 25 पार्ट हो गया, ठीक है। यह भी आपका सवाल बनता है। अब इसमें देखिए अलग अलग, देखिए पार्ट्स यानी चैप्टर दिया हुआ है, समझ गए ना। पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, यही चैप्टर, चैप्टर वन में क्या है, चैप्टर टू में क्या है, चैप्टर थ्री में क्या है। तो यहाँ पर जो एक लीगल टर्म इस्तेमाल किया गया है संविधान में चैप्टर के लिए, तो वो क्या है, पार्ट। पार्ट वन में क्या है, तो द यूनियन एंड टेरिटरी है। सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, तो आपका सिटीजनशिप है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थर्ड में हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट फोर में क्या होगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिफ्थ में क्या है, तो द यूनियन गवर्नमेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट आ गया सिक्स्थ में। ऐसे करके अलग अलग पार्ट में। फिर पार्ट 9 में क्या है, तो पंचायत है। 9A में क्या है, तो म्यूनसिपैलिटीज है। 9B में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स हैं पार्ट 10 में। 11 में क्या है, तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स है। 12 में क्या है, तो फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, सूट्स की बात हो रही है। उसके बाद
13 में क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजों को शामिल किया गया है। और फाइनल देखिए आपका, ठीक है, फिर जो आपका पार्ट 20 है, इसमें क्या है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जनरल इंसाइट के लिए मैंने यहाँ पर इसको आपको कवर कर दिया है, ठीक है। देखिए टोटल 22 पार्ट हो गया ना आपका। अब देखिए आर्टिकल की जो बात आती है, वही आर्टिकल, जो सेक्शन, आर्टिकल रेफर्स क्या होता है, वही अलग अलग सेक्शन। भाई सीक्वेंस में आपको लिखना है ना, सीक्वेंसिंग, ठीक है, सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ वेरियस प्रोविजंस, वेरियस प्रोविजंस, ठीक है, वेरियस प्रोविजन। देखिए यहां भी दिया हुआ है, आर्टिकल रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन, यानी जो अलग अलग वेरियस प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान जो दिए गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उनको लिए क्या क्या किया गया, एक सीरियल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर 1 2 3। तो वही सीरियल नंबर को क्या कहा गया है, तो आर्टिकल कहा गया है। जैसे सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो यहाँ सेक्शन नहीं कह के यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। तो यह क्या है, तो आर्टिकल रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन और क्लॉज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिटेल्स वेरियस एस्पेक्ट, मैंने कहा ना, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज लीगल एंड गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क। ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सेवरल आर्टिकल्स नंबर सब्सिक्वेंटली, नंबरिंग दिया रहता है, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, जैसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 होता है, वैसे ही आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 ऐसे करके क्या होता है, तो इसकी नंबरिंग होती है आपकी। क्या होता है, each part of the constitution contains several articles numbered subsequently, ठीक है। तो यह सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद देखिए ओरिजिनल देयर वर कितने आर्टिकल थे, तो ओरिजिनली हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे, देखिए लिखा है ना, 395 आर्टिकल्स थे। एज ऑफ नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 448 आर्टिकल्स। कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। बातें समझ में आ गई। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट थे, यानी कितने चैप्टर थे, तो 22 थे। आज की डेट में एज ऑफ नाउ हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव, तो अब हमारे पास पार्ट है 25 पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इतने 25 चैप्टर्स हैं। वही बात करें अगर आपके आर्टिकल की, तो ओरिजिनली कितना आर्टिकल था, 395 आर्टिकल्स था। अब कितना है, तो वी हैव नाउ 448 आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स की बात आती है। शेड्यूल्स क्या है, पहले शेड्यूल को पहले समझिए कि शेड्यूल है क्या। तो शेड्यूल refers to a list or a table attached to the constitution that details certain additional information or guideline relevant to the constitutional provision। देखिए शेड्यूल जो है ना, वह एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, एक चार्ट के रूप में बना हुआ है। उसमें संविधान से जुड़े कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस उनको क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है। उसके अंडर में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके तहत चीज़ों को वहाँ पर और स्पष्ट किया गया। कहीं कोई अगर डाउट होता है किसी भी बात को लेकर, जैसे जनरल गवर्नेंस हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कोई डाउट होता है तो वह कहाँ शामिल किया गया है, तो ये शेड्यूल में शामिल किया गया है उसको, ठीक है। यहाँ से क्या है, समझिए कि एक चार्ट दिया गया जिसमें कि कुछ चीज़ों को वहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया, सेपरेटली डिफाइन किया गया, ताकि वो चीज़ें समझ में आए। कोई डाउट होता है तो उस सिचुएशन में शेड्यूल के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है ना, दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड सप्लीमेंट्री डिटेल्स। कहा ना, कोई भी अगर डाउट होता है तो वहां पे क्लैरिटी के लिए यहाँ पर शेड्यूल को शामिल किया गया। उस शेड्यूल से आपको अगर कहीं कोई डाउट है किसी प्रोविजन को लेके, ठीक है, कोई अगर फ्रेमवर्क किया गया है, ठीक है, कोई चीज़ को ड्राफ्ट किया गया है, किसी बात को लेकर किसी को डिबेट होता है, तो वहां पर अगर उसका स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो वह स्पष्टीकरण कहाँ मिलेगा, तो वह स्पष्टीकरण आपको मिलने वाला है इसी शेड्यूल के तहत, ठीक है। इसी शेड्यूल में क्या होगा, चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब देखिए इसका मकसद भी है कि शेड्यूल क्या है, तो दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड सप्लीमेंट्री डिटेल्स मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फंक्शनल। तो बेसिकली जो आर्टिकल है वो स्मूथ फंक्शनिंग है। किस चीज़ के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजंस है उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अब ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे हमारे पास, तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे। अब एट प्रेजेंट एज ऑफ नाउ हाउ मेनी शेड्यूल्स वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12 शेड्यूल्स।
एज ऑफ नाउ वी हैव 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वी हैड? तो 8 शेड्यूल था। कितना था? तो 8 शेड्यूल था। अब कितना है? तो 12 शेड्यूल है ना? देखिए, एक जनरल अप्रोच अपना लगाइएगा ना, तो चीजें अपने आप आपको विजुलाइज होगी। ठीक है, जो बातें कानून में लिखी हुई ना, वो खुद आपको बता रहा है कि वो है क्या, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, जनरल ये हमारे और आपके लिए नियम कानून किसके लिए बनता है? किसके लिए बनता है? आम नागरिकों के लिए बनता है कि नहीं? हमारे और आपके लिए बनता है। अब वेरियस शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। 12 शेड्यूल्स है ना, तो 12 शेड्यूल्स को थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है। ठीक है, शेड्यूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर आ गया ना, डिस्क्रिप्शन सब कुछ, तो ये स्पष्टीकरण है। अब शेड्यूल 1 में क्या है? तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन, स्पष्टीकरण है, क्लैरिटी है ना? कोई डाउट है? देख लीजिए, शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। क्या है शेड्यूल 1 में? तो स्टेट का, राज्यों का नाम, ठीक है, उसको लेके प्रावधान, एंड देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन, कैसे डिसाइड होगा, नाम अगर बदलाव होगा तो कैसे बदलाव किया जाएगा। फिर ठीक है, फिर नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, यह सब कुछ, उनका क्षेत्राधिकार, ठीक है, उनका दायरा, तो ये सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे सेकंड शेड्यूल में आ जाते हैं, तो यह क्या है? तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एटसेट्रा। देखिए, ठीक है, यानी कि जो पेमेंट हो गया, ठीक है, या भत्ता हो गया, या जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, किनको मिले हुए हैं? तो यह दिया गया है। दिस शेड्यूल्स आउटलाइंस द सैलरीज। देखिए, सैलरीज की बात आ गई, किन के लिए सैलरीज की बात आ गई? तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज। वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज कौन है? सच एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। कौन है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझिएगा तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। फिर क्या है इसमें? तो इस शेड्यूल में दिया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन, जो शपथ की बात होती है, ठीक है ना, वह इसमें दिया गया है, इसमें पूरा दिया गया है, उसका प्रावधान दिया गया है उसको लेकर। ठीक है, उसके बाद थर्ड शेड्यूल में क्या है? तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, किसके लिए फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन है? वहां किन के लिए था फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन? वह था हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनके लिए था। जो हमारे गवर्नर है उनके लिए था। अब थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन किन के लिए दिया हुआ है? तो फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज। अब इसमें कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज? तो हमारे एमपीज, ठीक है, एमएलए, यानी हमारे जो सांसद हैं, ठीक है, जो हमारे विधायक हैं, या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके लिए जो शपथ की बात होती है उसका फॉर्मेट, ठीक है ना, जो शपथ लेंगे उसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है, वो कहाँ दिया है? तो थर्ड शेड्यूल में उसका फॉर्म्स ऑफ ओथ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितना सीट होगा, ठीक है, उस बात को स्पष्टीकरण दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यह दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका जो सिक्स शेड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यह सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से संरक्षण दिया गया है कुछ एरियाज को, हमारे देश भारत में कुछ एरियाज को क्या दिया गया है? स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, संरक्षण दिया गया है। वह क्या है? तो वह ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यह कहाँ पर है? तो सिक्स्थ शेड्यूल में है, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो सेवेंथ शेड्यूल है इसमें क्या है? तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्स शेड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है वैसे यह इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये कहाँ? तो सेवेंथ शेड्यूल में दिया गया है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंटली देख लीजिए कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? तो 100 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 100 सब्जेक्ट एट प्रेजेंट। ठीक, ओरिजिनली कितना था? तो 97 था, 3 बढ़ गए। अब स्टेट लिस्ट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में देख लीजिए, यह आपके बिल्कुल करंट में इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि आपको एक, मान लीजिए आपका करंट अफेयर भी यहाँ पे जीके जीएस का भी पार्ट कवर हो रहा है उस हिसाब से। तो अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूँ तो स्टेट के पास कितना? तो 61 आज के दिन, कुछ घट गए। ठीक है, ओरिजिनली कितना था? 66 दिए गए थे, अब कुछ घट गए यहाँ पर। ठीक है, फिर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि दोनों के
जो जुडिक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यह कितने हैं, तो इसमें बढ़ा दिया गया, 52 कर दिया गया, ठीक है। ओरिजिनली कितना था, तो 47 था। तो यह चीज़ें हैं, ये सब का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। लॉकूल का जो आपका टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है उस पर मिल जाएगा। फिर ये जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज की बात करता है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारा भाषा है उसको लेकर बात कहा गया है। तो 14 लैंग्वेजेस, ठीक है, कितने, 14 भाषा, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस सच एज, ओरिजिनली पहले कितना था, ठीक है, ओरिजिनली कितना था, तो 14 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट कितना है, तो 22 भाषाओं को यहाँ पे संविधान द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आसामीज, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, आपका मैथिली भी इसमें है, ठीक है। तो यह सारी चीजों को संविधान के शेड्यूल 8 में, ठीक है, 8 के तहत क्या है, रिकॉग्निशन है, किस चीज का, तो लैंग्वेज, बाय हुम, तो कौन, संविधान के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कहाँ दिया गया है, तो यह आपके 8th शेड्यूल में दिया गया है। लैंग्वेज को लेकर क्या प्रावधान कहाँ दिया गया है, किस शेड्यूल में दिया गया है, तो आपका 8th शेड्यूल है। तो ओरिजिनली कितना शेड्यूल था हमारा, 8th शेड्यूल था, लेकिन अब क्या है, एट प्रेजेंट नाउ कितना हमारे पास है, वी हैव 12 शेड्यूल्स, ठीक है। तो 9th शेड्यूल क्या है, इट डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी जो एबोलिशन हुआ था उसको लेके जो प्रावधान दिया गया है वो आपका 9th शेड्यूल में था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब यह क्या हुआ था इसमें, जैसे देखिए, दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। यह शेड्यूल जो ऐड किया गया था, पहले तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल के बाद क्या हुआ, 9 शेड्यूल आया। 9 शेड्यूल कैसे ऐड हुआ, ओरिजिनली तो 8 शेड्यूल था, ठीक है ना, जो लैंग्वेज को लेकर बात करता है। 9th शेड्यूल जो है वो कैसे ऐड हुआ संविधान में, तो दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट which protects the laws that cannot be challenged on the grounds of violating fundamental rights, ठीक है। मेन क्या था, देखिए, इस यह जो संविधान बना, अब जैसे मान लीजिए कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट है, ठीक है, तो यह जमींदारी जो सिस्टम था हमारे देश में, ठीक है, इसको खत्म किया गया। उसके बाद फिर जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कुछ कानून बनाए गए, ठीक है, संविधान में प्रावधान दिए गए, है ना। तो इसको लेकर क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसे बातों को इसमें शामिल किया गया जिससे जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स है, यह भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह कब किया गया, तो दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर यह दिया हुआ है शेड्यूल 10 ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो आपका 10th शेड्यूल में है, ठीक है। इसमें क्या है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 ऑल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो आपका 10th शेड्यूल के तहत इसमें जगह शामिल किया गया इसे, ठीक है। फिर आपका 11th शेड्यूल क्या है, तो स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। पंचायत को लेकर जो है यहाँ 11th शेड्यूल में फिर ऐड किया गया, इसको लेकर प्रावधान दिया गया। यह 73rd अमेंडमेंट, इसको याद रखिएगा, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। फिर लास्ट जो शेड्यूल है आपका, ठीक है, वो है 12th शेड्यूल। इसको लेकर क्या प्रावधान दिया गया, तो स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। आपका 11th क्या था, पंचायत को लेकर था, और आपका 12th कौन है, म्युनिसिपैलिटी को लेकर है, ठीक है, जो आपके नगर निगम होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर दिया गया है 12th शेड्यूल में प्रावधान दिया है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th। 73 क्या था, 73 आपका था, 73 था आपका पंचायत को लेकर, ठीक है, पंचायत को लेकर था। और वहीं 74th जो है आपका, 74th किस चीज को है, तो म्युनिसिपैलिटी को लेकर है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी को लेकर 12th शेड्यूल में इसमें जगह दिया गया, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को देख लीजिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसको लेकर थोड़ा देख लीजिए कि इसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटी विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय द बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उनको किस तौर पे जाना जाता था, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और यह चेयरमैन भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे,
ठीक है। अब 29 अगस्त 1947, इस डेट को याद कर लीजिए, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 एक रिजोल्यूशन पास किया गया। अ रिजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा में एक रिजोल्यूशन पास किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, कहाँ किया गया? तो संविधान सभा में किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 में किया गया। किस बात के लिए किया गया? तो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, किस चीज की ड्राफ्टिंग कमिटी? टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश के संविधान के लिए एक कमिटी का गठन हो, एक ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन हो। ठीक है, और उसी के तहत क्या हुआ कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उनको क्या किया गया? उनका अपॉइंटमेंट हुआ चेयरमैनशिप के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसी के तहत क्या हुआ? जो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो किन्हें अपॉइंट किया गया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब जो ड्राफ्टिंग कमिटी है कितना वक्त लिया वो मैंने आपको बताया कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा जो समय लिया गया ड्राफ्टिंग के लिए, किसके ड्राफ्टिंग के लिए? तो संविधान, जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई उसके लिए कितना समय लिया गया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लिया गया। ठीक है, और जो फाइनल ड्राफ्ट है आपका, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा संविधान सभा था उसमें पहली बार इसको जब फाइनल ड्राफ्ट हुआ तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको रखा गया। कहाँ पर? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहां पर रखा गया। ठीक है, और वह डेट कौन था? तो 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को यह फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके और हमारा जो संविधान सभा है, हमारा जो संविधान सभा है वहां पर इस ड्राफ्ट को रखा गया 4 नवंबर 1948 को। या कुछ तारीखें हैं उनको एकदम दिमाग में रखिएगा। जब फाइनल ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन कुल लगने के बाद जब हमारा संविधान तैयार हो गया, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई, तो इसको जो संविधान सभा है वहां रखा गया। किस तारीख को रखा गया यह दिमाग में रखिए, 4 नवंबर 4 नवंबर 1948 को यह संविधान सभा में इसको रखा गया, जो हमारा संविधान ड्राफ्ट होकर फाइनल तैयार हो गया। ठीक है, अब यह संविधान लिखा किनके द्वारा गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के तो चेयरमैन आपने देख लिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह लिखा किनके द्वारा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय हुम? तो 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश में किनके द्वारा लिखा गया? तो इंग्लिश में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग हुई, और हैंड रिटन था यह। ठीक है, हैंड रिटन था, बहुत अच्छे से सजा के डिजाइन के साथ लिखा गया था। वह है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, यह इंग्लिश में इनके द्वारा लिखा गया, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, हैंड रिटन था यह, हस्तलिखित था, हाथ से लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा। और इंग्लिश में किनके द्वारा लिखा गया था? तो इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश में तो हो गए, अब हिंदी में किनके द्वारा लिखा गया था? हिंदी लैंग्वेज में तो यह लिखा गया था वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, हिंदी में किनके द्वारा लिखा गया था? तो वसंत कृष्ण वैद्य। देख लीजिए, यह नोट्स में भी आपके लिए मैंने लिख दिया है, इसीलिए कि ताकि आपको दिक्कत न हो। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इन्होंने इंग्लिश वर्जन में लिखा था, हैंड रिटन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लिखा था इन्होंने। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? उन्होंने लिखा था हिंदी वर्जन, तैयार किया था संविधान का हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वैद्य ने तैयार किया था। तो इन 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हस्तलिखित यानी हैंड रिटेन था उनका। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लिया था, और इनका बस यही कहना था कि जो जितना पेज होगा उस पेज पर मेरा अपना हस्ताक्षर होगा। ठीक है, मेरा सिग्नेचर होगा वहां पर। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, खुद से लिखा था, कोई टाइप किया हुआ नहीं था, हैंड रिटेन था,
संविधान जो लिखा था इन्होंने, और बहुत अच्छे से सजा के बिल्कुल लिखा था उसको। और जो वसंत कृष्ण वैद्य हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका जो द फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट assembly was developed by the constituent assembly established under the cabinet mission plan। जो हमारा फ्रेमवर्क है किसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वह किसके द्वारा तैयार किया गया, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो वह डेवलप किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। विच इज स्टेब्लिश अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्लान है 1946, उसके तहत जो है फ्रेमवर्क तैयार किया गया, ठीक है। वह किस चीज का फ्रेमवर्क? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो फॉर्म्ड इन 1946, 1946, ठीक है। उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी पहली मीटिंग जो है वो कब हुई थी? डेट ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1946, ठीक है, 1946 को हुआ था, ठीक है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और जो इसमें मेंबर थे, कुल कितने मेंबर थे? कुल कितने मेंबर थे यह भी देख लीजिए। तो इनिशियली कितने मेंबर थे? इनिशियली 395, इनिशियली कंप्राइज 395 मेंबर्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है ना। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, देश का जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो आफ्टर द पार्टीशन उसको क्या कहा गया था? ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो वो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। और जब डिवाइड हुआ तो दो देश बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब बंटवारा हुआ 1947 में हुआ ना, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 299 हो गए। 395 थे पहले, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो कितने मेंबर थे? तो 395 मेंबर थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद कितने मेंबर हो गए घटकर? तो 299 हो गए देश का, क्योंकि कुछ लोग फिर उस घर चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब लीडरशिप, तो जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे हमारे, वह कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी हेड टू प्रिसाइड ओवर द इनिशियल मीटिंग्स, ठीक है। जो संविधान सभा थी उसकी जो मीटिंग होती थी, उनको उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो किनके द्वारा की गई थी? तो यह जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, इनके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। उसके अध्यक्ष यही थे, इसलिए टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको कहा गया, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। उसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज लेटर इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो संविधान सभा है उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वह कौन चुने गए फाइनली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एस सी मुखर्जी थे। कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? थे आपके एस सी मुखर्जी। सर्व्ड एज एस.सी. मुखर्जी served as the vice president of constituent assembly। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना। तो इसका जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। यह जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके तहत जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना, संविधान सभा। यह नींव पड़ा, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 है, यह नींव पड़ा किस बात का? जो हमारा संविधान एक देश के लिए, ओरिजिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका यही एक जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, यह नींव है, बेसिक, ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला मीटिंग था वह कब हुआ था? तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग, ठीक है,
फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहला हुआ था। ठीक है, इनिशियल मेंबर कितने थे? तो 395 थे। इनिशियल मेंबर कितने थे? तो 395 थे, 395। लेकिन आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद कितने हो गए? पार्टीशन के बाद आपके हो गए 299। ठीक है, पार्टीशन के बाद हो गए 299 हो गए। उसका जो आपका संविधान सभा था उसके जो टेम्पररी जो प्रेसिडेंट थे वह कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एचसी मुखर्जी कौन थे? तो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल इज द, सिंपल बात है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की यह आत्मा है। ठीक है, हमारे संविधान की यह आत्मा है। और प्रियम्बल का पर्पस क्या? तो द प्रियम्बल सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यह समझिए एक संविधान का परिचय है। ठीक है, प्रियम्बल सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन कैप्सुलेट्स इट्स कोर फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो प्रियम्बल है ना, वह संविधान का, हमारे जो भारतीय संविधान है उसका यह परिचय है, यह उसका इंट्रोडक्शन है। यह बताता है कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसे कहा गया है ऐसा तो यह गलत नहीं कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। अब सोर्स क्या है? तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स क्या है? जो हमारा प्रियम्बल है इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है, प्रियम्बल आखिर अस्तित्व में कैसे आया? तो इसका सोर्स है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और डॉक्यूमेंट प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इटसेल्फ वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। जो प्रियम्बल है ना, ठीक है, यह प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल है, वह कहाँ से बोरो किया गया? तो यह लिया गया हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, यह जो थॉट प्रोसेस था वह किनका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को लेकर जो रिजोल्यूशन लाया गया वो पहली बार किनके द्वारा लाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। ठीक है, अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे संविधान का? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग। द फ्रेज वी द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वह कौन है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया है। आखिर जो चुनाव होता है, ठीक है, तो चुनाव में सरकार को चुनने का किन्हें अधिकार दिया गया है? यह जो लोकसभा का चुनाव होता है, तो आखिर जो हम आम पब्लिक हैं, हमें अधिकार है वोट का। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यही अधिकार देख रहे हैं, यही जो आपको मिला है, यही कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहीं से बात समझ में आती है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है? तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। आपको वोट का अधिकार दिया गया है ना, दिया गया है ना। ये सरकारें जो बनती हैं आप ही वोट करते हैं, है ना, उससे बहुमत मिलता है और सरकार बनती है। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, कोऑर्डिनेट्स यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसको थोड़ा सा समझते हैं। द प्रियम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सॉवरेन। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? यानी कि अब हम किसी पे डिपेंड नहीं है। जब ब्रिटिश इंडिया था तो हम भाई उस समय गुलाम थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, उनके अथॉरिटी में थे। लेकिन अब क्या है, हम किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी के अथॉरिटी में नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया, इसी को कहा जाता है सॉवरेन। अब हम सॉवरेन स्टेट हैं। इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, ठीक है, एक्सटर्नली भी, फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रोल। अब कोई भी विदेशी ताकत हम पे नियंत्रण हम पर नहीं है किसी का भी। ठीक है, चाहे हमारी कोई विदेश नीति हो, ठीक है,
या फिर हमारी कोई आंतरिक नीति हो, हमारे देश का कोई इंटरनल मैटर हो, वहाँ पर किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ वी आर अ सॉवरेन स्टेट। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यह भी देख लीजिए, प्रीएम्बर में दिया है। तो सोशलिस्ट एम्स फॉर ए मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कही गई है। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिल के काम करेंगे। ठीक है, एक साथ मिल के काम करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एडवांस इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए दोनों प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर मिलकर काम करेंगे। ठीक है ना। अब सेकुलर की बात आ गई। सेकुलर क्या है? तो सेकुलर का मतलब ये हो गया द स्टेट। ठीक है, यानी हम धर्मनिरपेक्ष हैं। किसी भी एक समुदाय को, धर्म को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी गई है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय एक बराबर है हमारे देश में। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहा जाता है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। सभी धर्मों को एक बराबर का व्यवहार दिया गया है, उसको सम्मान दिया गया है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है, अभी जो हमने सोशलिस्ट देखा था ना यहाँ पर, यह सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर, यह जो हमारा मूल संविधान है, ठीक है, ओरिजिनली जब हमारा संविधान था उसके प्रियम्बल में यह सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं था। इसको कब शामिल किया गया? तो इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे इसके माध्यम से, जो 42वां संशोधन है, इसके माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए थे हमारे संविधान में। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है जो प्रियम्बल में लिखा गया है? तो द गवर्नमेंट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। भाई एक हमारा देश भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि यहाँ जो सरकार चुनी जाती है वो यहाँ के सिटीजन्स, यहाँ के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या है? तो गवर्नमेंट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ठीक है, अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब यही है, द हेड ऑफ ए स्टेट, यानी हेड ऑफ ए स्टेट कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कौन है रिपब्लिक में? ठीक है, कौन हेड ऑफ ए स्टेट होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। इज इलेक्टेड, वो चुने जाते हैं, इनका चुनाव होता है। एंड डज नॉट होल्ड अ हेरिडिटरी ऑफिस, यानी कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा ही होगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो हेड हैं, ठीक है, वो हेड कौन है? तो वह राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति है। और इनका चुनाव होता है। यह नहीं कि एक राष्ट्रपति बने तो उनका ही परिवार का या उनका बेटा या उनके वंशज ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रिपब्लिक में यही होता है। अब जस्टिस की बात है, तो जस्टिस क्या है? तो जस्टिस है, किस चीज़ का जस्टिस? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये जस्टिस की बात हुई है, तो किस चीज़ का जस्टिस है? तो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। फॉर ऑल सिटीजन्स, देश के सभी नागरिकों के लिए है। और अगर इसे थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत रूप से समझे तो दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो इकोड इन आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपका शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब लिबर्टी, किस बात का लिबर्टी? लिबर्टी की जो बात हुई है, किस बात का लिबर्टी है यहाँ पर? लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ठीक है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस सब की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। आप अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी है, आपको अपना धर्म अपनाने की, जो आपका धर्म है, ठीक है, उसका पालन करने की आपको आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका धर्म क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, ठीक है, आपका बिलीफ क्या, आपका फेथ क्या है, आप किस भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, इस पर कहीं कोई आपको रोक टोक यहाँ पर नहीं है। इक्वलिटी, किस बात की इक्वलिटी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको समानता का अधिकार है, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सबको वहाँ पर अधिकार है, एक समान का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। एजुकेशन में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको एक समान अधिकार मिलता है।
ठीक है, यही बात कहता है इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है इक्वलिटी। फ्रेटर्निटी, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल सिटीजन्स, ये बात करता है फ्रेटर्निटी कि आपसी भाईचारा, ठीक है, देश में आपसी भाईचारा रहे, यही फ्रेटर्निटी की बात करता है ना। अब पार्ट वन देख लीजिए, पार्ट वन यानी कि आपका पहला आर्टिकल जो है वह क्या है। तो पार्ट वन अभी मैंने बताया था ना आपको इनिशियली, जो चैप्टर, पार्ट मतलब क्या होगा, वही चैप्टर। तो पार्ट वन क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यह आपका आर्टिकल वन हो गया। दिस पार्ट डील्स विद द टेरिटोरियल कंपोजिशन, जो आपका टेरिटोरियल संरचना है, ठीक है ना, जो किसी भी राज्य या फिर जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसका जो आपका टेरिटोरी, उसका जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है, उसकी संरचना, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह जो आपका पार्ट शामिल किया गया ना, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट, और इसमें जो टेरिटोरियल कंपोजिशन और पूरे स्ट्रक्चर की बात कही गई है, वह कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ये प्रावधान जो हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब आर्टिकल वन बात करता है, आर्टिकल वन बात करता है आपका नेम्स एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो ऑफिशियली नेम ऑफ आवर कंट्री क्या है हमारे देश का, तो इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। जो हमारा देश है उसका ऑफिशियली नेम क्या है, तो इट ऑफिशियली नेम्स द कंट्री इंडिया दैट इज भारत, मेकिंग बोथ नेम्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर द ऑफिशियल यूज, ठीक है। यानी हमारे देश को इंडिया के नाम से भी और भारत के नाम से भी संवैधानिक मान्यता मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज के लिए दोनों नाम, इंडिया भी और भारत भी, दोनों को मान्यता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल वन कहता है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इट डिक्लेयर्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ टर्म चूजन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू सिग्निफाई दिस the states have no right to secede from the union, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी राज्य जो है हमारे यहाँ, ठीक है, कोई भी राज्य यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, स्वतः अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक टर्म दिया गया है, जो हमारा इंडिया है इसको क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया की, तो इसमें क्या है, तो स्टेट्स को शामिल किया गया है, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ द इंडिया कंप्राइजेज स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, ठीक है। शेड्यूल वन क्या है, शेड्यूल वन प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट, जो शेड्यूल वन है उसमें जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल टू क्या कहता है, तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई नया राज्य है, ठीक है, उसको शामिल करना, ठीक है, या उसका विस्तार करना, उसके एरिया में कुछ बदलाव करना, यह कहाँ है, तो आर्टिकल टू में दिया गया। आर्टिकल टू कहता है पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, पार्लियामेंट को पावर दिया गया, किसको पावर है, तो पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल टू में टू एडमिट न्यू स्टेट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, या फिर कोई नया राज्य है उसकी स्थापना करना या किसी नए राज्य को शामिल करना, ठीक है। दिस पावर्स पर्टेन्स टू टेरिटरीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल टेरिटरीज, ठीक है। अब आर्टिकल थ्री की बात करें, तो आर्टिकल थ्री बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों की संरचना, फॉर्मेशन, नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्य का निर्माण, ठीक है, या फिर अल्टरेशन ऑफ एरियाज, या फिर कोई राज्य है उसके एरिया में बदलाव करना, उसके क्षेत्रफल में, ठीक है ना, उसका जो टेरिटोरियल जो उसकी बाउंड्रीज है उसमें कुछ बदलाव करना। हर राज्य की एक सीमा होती है ना, कि बिहार की इतनी सीमा होगी, फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा, यहाँ से झारखंड शुरू हो जाएगा। तो यह जो इसमें बदलाव होगा वो कहाँ से होगा, देखिए ये आर्टिकल थ्री में होगा, ठीक है। आर्टिकल थ्री कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव, ठीक है, किस चीज़ का, तो एरिया का, उसके एरिया में, उसके बाउंड्रीज में, या फिर उसके नाम में, एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे उत्तराखंड था तो उत्तराखंड पहला नाम था, पहला नाम था उत्तरांचल था, उत्तरांचल से बदल के फिर क्या हुआ, उत्तराखंड किया गया। तो यह किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो यही आर्टिकल थ्री के तहत किया गया, ठीक है। अब यह जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक इंटरनल एडजस्टमेंट टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
ठीक है। अब कैसे यह होता है? तो यह होता है बाय फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कोई राज्य है, थोड़ा सा इस राज्य से ले लिया हिस्सा, थोड़ा सा इस राज्य से कुछ हिस्सा ले लिया, एक नया राज्य बना दिया। ऐसे करके भी हो सकता है। या फिर यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, एक या दो इस राज्यों को जोड़ के बना दिया, राज्य बना दिया, यह भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कुछ एरिया को कम कर दिया, जैसे बिहार था, बिहार से कुछ एरिया अलग करके और क्या किया गया, उसको कम करके और झारखंड बना दिया गया। यूपी में से कुछ एरिया को अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। फिर एल्टरिंग द बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का कुछ बाउंड्री, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, उसमें से कुछ आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें से एरिया को निकाल के फिर एक अलग राज्य बना सकते हैं, या नाम बदल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, उत्तराखंड का पहले उसका उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड हो गया। ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब इसको लेके जो बिल होता है, इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसका प्रोसीजर है, इसके लिए बिल प्रस्तुत करना होता है। कहाँ यह बिल कहाँ लाया जाएगा? तो अ बिल फॉर सच पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। लेकिन यह क्या होगा? प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है, किसका? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका पहले रिकमेंडेशन चाहिए इसके लिए। उसके बाद क्या होगा? इसको लेके बिल आपका लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस या लोअर हाउस। अपर हाउस किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। लोअर हाउस किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। तो इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इसको लेकर बिल पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या एक कंडीशन है? इसके लिए पहले प्रायर रिकमेंडेशन होगा। किनका रिकमेंडेशन होगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होगा। अब क्या है कंडीशन? देखिए, इफ द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्री और नेम। एरिया, बाउंड्री और नेम, इस बिल के तहत अगर किसी राज्य के एरिया, ठीक है, उसके बाउंड्री, उसको या फिर उसके नेम में अगर कोई बदलाव होता है, तो उस वैसी सिचुएशन में क्या होगा? द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर इट टू द कंसर्न्ड स्टेट। उस राज्य को भी इसमें, उसको रेफरेंस, उस राज्य को शामिल किया जाएगा, रेफर किया जाएगा उस राज्य को। ठीक है। तो यह सारी चीजें, यह पूरी प्रक्रिया हो गई। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को लेकर किसी प्रकार का डाउट है तो आप सवाल जरूर पूछिएगा। और यह लेक्चर जो है, इसका मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसका जो पीडीएफ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एड ऑन भी इसमें शामिल कर दिया है। बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है आज के इस लेक्चर को लेकर, कुछ लेक्चर से संबंधित कोई डाउट हो, कुछ समझने में दिक्कत आ रहा हो, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, या इस टॉपिक के अलावा और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं, कुछ भी एग्जाम को लेकर परेशानी हो, तो आप मुझसे सवाल पूछिए। और लॉकुल का मैंने जैसे आपको बताया कि व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। कोई भी डाउट होता है वो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और जो भी आपके नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, जैसे ये अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है, एज इट इज़ ये पूरा नोट्स मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।